Hello, dear friends. Today we are going to discuss about the whole poem that is Sonnet 30. Went to the sessions of sweet silent thought. आज हम इस पोयम को जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, इसे सोनेट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम इस पूरे वीडियो में ये देखेंगे कि इसमें राइम स्कीम का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है, इसमें कौन सी मीटर का यूज किया गया है, इस पोयम को बोला कैसे जाता है, इसके अंदर जो एग्जाम्स में हमसे कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस पूछी जा सकती है और हम कैसे उन लिटरेरी डिवाइसेस का पता कर सकते हैं। आज इस पूरी की पूरी सोनेट 30 जिसका नाम है Went to the sessions of sweet silent thought, इस पूरी की पूरी पोयम को हम अच्छे से इसकी जानकारी लेने वाले हैं। यदि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिससे आपको ये महसूस हो कि यदि अब इसमें से कोई प्रश्न आता है मुझे मेरी सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में, या फिर आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपसे ये सवाल पूछा जाए, सोनेट 30 के बारे में यदि उसके अंदर डिस्कशन पूछा जा रहा है, तो शायद आपका एक भी मार्क्स नहीं कट पाए, जहां तक मेरा मानना है। सो लेट अस गो एंड स्टार्ट दिस पोएम, एंड दैट इज विलियम शेक्सपियर की सोनेट 30, सोनेट नंबर 30 है। और इसका जो नाम हम इसे किस तरीके से पहचानते हैं, इसे बोलते हैं वेंट थ्रू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जो कि पहली लाइन है, इसकी पहली लाइन है, उसी को हमने इसका नाम दे दिया। दूसरी चीज, ये जो कलेक्शन है 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स शेक्सपियर साहब ने लिखी, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। अब वो जो 154 सोनेट्स थी, उनके कलेक्शन का एक नाम है, उसे कहा जाता है क्वार्टो। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वार्टो। इस कलेक्शन को, यानी कि जितनी भी शेक्सपियर साहब ने सोनेट्स लिखी, उन सभी सोनेट्स को हम क्वार्टो के नाम से पहचानते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स का क्या कहा जाता है, तो वी कैन गिव द आंसर क्वार्टो। यदि हमसे पूछा जाए कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी, तो हम बोल सकते हैं 154 सोनेट्स उन्होंने लिखी। हमसे पूछा जाए कि भाई उन्होंने अपनी जो सोनेट्स हैं उनको पब्लिश कब करवाया, तो जो 1609 में उनकी सोनेट्स जो थी वो पब्लिकली पब्लिश्ड हुई थी, पर ऐसा माना जाता है कि उनकी परमिशन के बिना उन्हें पब्लिश कर दिया गया था। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले हम इस पूरी पोयम को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार की लिटरेरी डिवाइसेस का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसमें रिदम कौन सा है, ठीक है, इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो कौन सी है, इसमें जो स्टांजाज हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ये सारी की सारी डिस्कशंस हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं, और जो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ के गा के पढ़ते हैं, इसको सही तरीके से कैसे गाएं, हम कैसे पढ़ें इसको। तो देखिए, went to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste. Then can I drown an eye unused to flow, for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and mourn the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievances forgone, and heavily from woe to woe tell the sad account of woe bemoaned moan, which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on the dear friend, all losses are restored and sorrows end. चलिए, ये जो पोएट्री है, ये जो पोयम है सोनेट 30, इसमें यदि हम बात करें विलियम शेक्सपियर के द्वारा सोनेट 30, जिसका नाम है वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, इसको यदि हम बात करें कि इसमें राइमिंग स्कीम का क्या इस्तेमाल हुआ है, इसमें मीटर कौन सी यूज हुई है,
ये सारे के सारे डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। लिटरेरी डिवाइसेस का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है, उन्हें कैसे हम समझे जब हम इस पोएम को पढ़ें, तो ये सारे डिस्कशन हम अभी अपने इस पूरे में करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि सोनेट जो 30 है, सोनेट इसको हम बोलते हैं सोनेट 30 के नाम से भी पहचानते हैं। और यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन से मीटर का यूज हुआ है, तो सबसे पहले सोनेट 30 में आपको बोलना है आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। यदि हमसे पूछा जाए कि भैया एक लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें हम कौन से फुट का इस्तेमाल हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर में कौन से फुट का इस्तेमाल हुआ है, तो सीधा सीधा बोलना है इयाम के 5 फीट का इस्तेमाल हुआ है। इयाम के 5 फीट इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये हमें याद रखना है। हमसे पूछा जा सकता है सवाल कि भैया इसमें जो है पोएट्री जो सोनेट 30 है उसमें कौन से फीट का इस्तेमाल हुआ है, कितने फीट है पर लाइन में, तो आप बोल सकते हो इयाम के 5 फीट पर लाइन में है। ये हमें पता है, उसके बावजूद भी हमसे यदि पूछा जाए तो हम ये बता सकते हैं। ठीक है, अब यदि हमसे पूछे कि भाई इस ये जो पोएट्री है जो सोनेट 30 है, इसके अंदर कितने स्टांजाज है, कितने स्टांजाज है, तो देखिए इसमें चलते हम यहां पर, ये है, इसके अंदर हमने 4 स्टांजाज बनाए। कितने? 4 स्टांजाज है। एक स्टांजा तो ये हो गया दोस्तों, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा स्टांजा ये हो गया। लेकिन इन सबको हमने बड़े ही अलग तरीके से बांटे। कैसे बांटे? देखिए ये जो स्टांजा है ये 4 लाइन का एक स्टांजा है, 4 लाइन का एक स्टांजा है, 4 लाइन का, ये भी 4 लाइन का है, पर ये 2 लाइन का है। तो इसमें टोटल स्टांजाज कितने यूज हुए? 4 स्टांजाज यूज हुए। अब हमसे पूछे जाए कि जो स्टांजाज इसमें यूज हुए वो किस प्रकार के हैं, तो आपको बोलना है कि ये जो 4 लाइन का एक स्टांजा होता है इसे क्वाट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे क्वाट्रेन के नाम से पहचाना जाता है। तो एक क्वाट्रेन, दूसरा क्वाट्रेन, तीसरा क्वाट्रेन, तो कितने क्वाट्रेन का इस्तेमाल हुआ इसमें? 3 क्वाट्रेन्स का इस्तेमाल हुआ। हमसे पूछा जाए हमारे एग्जाम में कि सोनेट 30 में 3 क्वाट्रेन और 2 कपलेट का इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर गलत। 3 क्वाट्रेन 1 कपलेट का इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर राइट। यदि हमसे कोई बोले कि 4 क्वाट्रेन का इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर गलत। तो इसमें देखिए एक क्वाट्रेन, दूसरा क्वाट्रेन और तीसरा क्वाट्रेन। जो 2 लाइन का स्टांजा होता है उसे कपलेट के नाम से पहचानते हैं। क्या नाम से पहचानते हैं? कपलेट के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो है ये तो हो गया इसका स्टांजा का डिवाइडेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब इसमें राइमिंग स्कीम का बताइए आप। तो राइमिंग स्कीम को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, हमेशा राइमिंग स्कीम पहचानने का सबसे आसान तरीका है सबसे लास्ट वाले वर्ड को पढ़ना है। हमने पढ़ा इसको थॉट, तो इस साउंड को ओ को आपने नाम दे दिया ए। फिर ये जो दिख रहा है सॉट, तो इसका भी एक साउंड आ रहा है तो इसको भी आपने नाम दे दिया, मिलता जुलता साउंड है इसको आप क्या पढ़ोगे? फास्ट, फास्ट। और इसे हम पढ़ेंगे वेस्ट, आ ए, लेकिन मिलता जुलता है, तो इसको हमने दूसरा नाम दे दिया बी। इसको भी हमने नाम दे दिया बी। तो इसका इस राइमिंग स्कीम क्या हो गया? पहले क्वार्टरेन का राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए बी। ये इसका पहला क्वार्टरेन है, इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी ए बी। दूसरा देखते हैं, यहां पर देन कैन आई ड्राउन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, तो आपने देखा इसको फ्लो, फिर यहां पे देखो वो, इसको ओ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर तो मिलता जुलता नहीं है, तो इसको हमने नया नाम दे दिया सी। इसका नाम है नाइट, आई आई, आपने इसको नाम दे दिया डी। लेकिन इसका और इसका जो साउंड है वो मिलता जुलता है, तो इसको वापस से आपने नाम दे दिया सी। यहाँ पे देखिए इसको भी हमने क्या पढ़ा? साइट। इसको आपने पढ़ा था नाइट, आई आई, तो इसको भी आपने नाम दे दिया डी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम हो गया क्या हो गया? सी डी सी डी। अब चलते इसमें, अब यहाँ पे देखिए फो गोन ओन ओ, यहां पे आपने देखा मोन
गॉन, मॉन, दोनों एक जैसे साउंड है, तो इसको अब डी और सी तो दे नहीं सकते, तो नया साउंड है, तो इसको हमने नाम दे दिया ई। ये भी इसके मिलता जुलता है, तो इसको आपने दे दिया नाम ई। यहां पर देखिए, इसको आपने क्या पढ़ा, और इसको भी आपने पढ़ा और तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, एफ। इसको आपने क्या नाम दे दिया, एफ। तो इस वाले क्वार्टेन का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन गया, ई एफ, ये इसका राइमिंग स्कीम हो गया। अब लास्ट का जो कपलेट है उसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, देखिए, एंड फ्रेंड एंड, तो दोनों मिलते जुलते हैं, तो हमने इसको नया नाम दे दिया जी और जी, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, जी जी। अब देखिए आप, किसी भी सोनेट जो है, कोई भी सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट्स जो हैं, उनका राइमिंग स्कीम हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो हम इसको आसान भाषा से कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, देखिए, इसको आप बोलोगे, इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी, फिर आप बोलोगे सी डी, फिर बोलोगे आप ई एफ और जी जी, ये इसका राइमिंग स्कीम है। अब हमें चार ऑप्शन दे और हमसे पूछा जाए कि राइमिंग स्कीम जो है सोनेट 30 का वो क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो बड़े ही आराम से। ये तो हो गया हमारा, हमने देखा कि इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ, हमने देखा जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। फिर हमसे पूछा जाए कि भैया इसमें जो स्टांजा है वो कैसे है, तो हम बोल सकते हैं 3 क्वार्टेट और 1 कपलेट, यानी कि इसके जो स्टांजाज हैं, 3 स्टांजा तो 4-4 लाइन के हैं और 1 स्टांजा 2 लाइन का है। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, सो दैट आपके, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू जस्ट लुक आफ्टर जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। यहां से जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका सिर्फ हमने क्या किया, इसको सिर्फ हमने अनुवाद किया है। इसके तो मीनिंग्स जो है, लिटरेरी डिवाइसेस इतनी ज्यादा यूज हो रखी है कि आप इसका जब एप्रिशिएशन करें तो देयर इज नो लिमिट टू एप्रिशिएट द पोएम। सीधी बात है, देयर इज नो लिमिट टू एप्रिशिएट एनी पोएम, लेकिन उसका छोटा सा भाव हमें पढ़ना है। अब जो सोनेट साहब ने, जो शेक्सपियरियन साहब थे, जितने अपनी जो सोनेट्स लिखी थी, वो बोला जाता है कि वो 3 लोगों को समर्पित किया उन्होंने। एक बोलते हैं कि फेयर यूथ है, दूसरा जो है वो राइवल कोई पोएट है, और तीसरी जो है डार्क लेडी करके है। इन 3 लोगों को उन्होंने संबोधित किया। तो 1 से लेकर 126 तक के जो सोनेट्स हैं, 1 से लेकर 126 तक, वो बोलते हैं कि वो फेयर यूथ के लिए है। यानी कि उनका एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो नहीं जानते थे, शायद जानते भी होंगे, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन उसके बारे में ही उन्होंने, ज्यादातर खूबसूरत व्यक्ति है, लड़की जैसा चेहरा है उसका, और उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, और वो लगभग उनका एक फ्रेंड है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डार्क लेडी की बात करें हम, तो वो कोई जो लेडी है उसके बारे में वो बताते हैं कि हो सकता है कि वो अच्छी है, कनिंग है थोड़ी, उसके जो विचार हैं वो थोड़े से ऑपोजिट है, लस्ट वाले विचार रहते हैं उस लेडी के, और उसके ऊपर उन्होंने बताया है। फिलहाल हमारी बात है कि हम जो सोनेट 30 है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो ये जो है फेयर यूथ को संबोधित है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, ये जो एक फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें बता रहा है कि व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मीठे शांत विचारों के सत्र में मैं बीती हुई यादों की वस्तुओं को बुलाता हूं। इसका ये 2 लाइंस का ये हो गया, आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट। तो ये बोल रहा है कि मैं उन बहुत सी चीजों की कमियों को ढूंढकर आह भरता हूं। फिर एंड विथ ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, और पुराने दुखों के साथ मेरे कीमती समय की बर्बादी पर मैं नया विलाप करता हूं। ये पहले क्वार्टर में शेक्सपियरियन साहब ने ऐसा बताया है। फिर सेकंड क्वार्टर में वो क्या बोलते हैं, अब यहां पर देखिए, then can I drown an eye unused to flow, for precious friends sit in that dateless night and weep afresh love's long since cancelled woe and mourn the expense of many a vanished sight। तब क्या मेरी आंखें जो कभी बहती नहीं थी, उन्हें आंसुओं में डुबा देता हूं, उन कीमती दोस्तों के लिए जो अनंत मृत्यु की रात में
खो गए हैं और फिर उन प्यारे पुराने लम्हे दुखों को याद करके नए सिरे से रोता हूं जो बहुत पहले समाप्त हो गए, और शौक मनाता हूं उन खोए हुए दृश्यों पर। यह हमारे सेकेंड क्वार्टरेन से हमें पता चलता है। फिर चलते हैं हम थर्ड क्वार्टरेन क्या बता रहा है। थर्ड क्वार्टरेन में Then can I grieve at grievances forgone and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of for bemoaned moan which I knew as if not paid before। तब मैं दुखी होता हूं उन दुखों से जो पहले ही जा चुके हैं और भारी मन से एक के बाद एक दुख को बताता हूं, पुराने दुखों को दुख भरा हिसाब किताब जो मुझे नए चुकाने हैं जैसे मैंने कभी पहले चुकाए ही नहीं। और फिर जो फाइनल कपलेट आता है दोस्तों, उसमें क्या बोलते हैं ये, उसमें बोलते हैं कि बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन द दी डियर फ्रेंड ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड इन सोरोज एंड। यहाँ पर वोल्टा है 14th लाइन में जब हम देखते हैं तो, पर जब मैं तुम्हें सोचता हूं मेरे प्रिय दोस्त सारे नुकसान ठीक हो जाते हैं और दुख समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको, इस सोनेट को यदि हम थोड़ी सी छोटी सी जानकारी लें तो कवि अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि वो अपने पुराने गमों को याद करते हैं, और जब उन्हें याद करते हैं तो उनमें इतना खो जाते हैं। अपने जो दोस्त, हो सकता है उनका कोई दोस्त है जिसकी मृत्यु हो गई है और वो उन्हें याद करके और ज्यादा दुखी हो रहे हैं, इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि अब वो अपना आपा खोने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने किसी दोस्त को याद करते हैं जो उनका बहुत करीबी है, उनके जितने भी दुख हैं वो सारे के सारे तुरंत समाप्त हो जाते हैं। सीधी बात है, छोटी सी एक सोनेट है, इसमें इतना सा ही बताया गया है। यदि हम इसका सेंट्रल आइडिया देखें तो ये बोल रहा है कि द पेनफुल ग्लूमी रिफ्लेक्शन ऑन पास्ट सोरोज, एक दर्द भरा हुआ उदास उनके जो विचार हैं कहां है, जो बीत गए दुख उनके ऊपर, बहुत ही दर्दनीय। कौन है वो, उनका दोस्त खो चुका है उसके ऊपर है, या फिर उन्होंने जो समय है उसे बिता दिया है जो वेस्ट चले गया उसकी याद के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी जो है, ये घाव जो हैं, ये दुख जो है, समय जो खराब हुआ, वो सारे के सारे जो घाव है वो तुरंत भर जाते हैं बाय द मेमोरी ऑफ अ डियर फ्रेंड। जैसे ही अचानक से उन्हें अपनी दोस्त की मेमोरी सामने आती है तो वो सारे के सारे दुख उनके समाप्त हो जाते हैं। और इट एक्सप्लोर्स द हीलिंग पावर ऑफ लव। यदि हम इस पोएट्री के बारे में सोचें तो ये बता रहा है कि ये जो पोएट्री है ये बता रहा है हीलिंग पावर ऑफ लव, कि आप कितने ही बड़े दुख में क्यों ना हो, जब आप अपने सबसे अजीज मित्र को याद कर लेते हो जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, आपके दुख उसी समय क्षण भर में जा सकते हैं, ऐसा कवि कहता है, ऐसा कवि कहता है। एंड फ्रेंडशिप टू ओवरकम ग्रीफ, यदि आपकी फ्रेंडशिप है, आपका प्यार है, तो वो काफी है आपके दुख के ऊपर जीत लाने का। यहां से हम यही सेंट्रल आइडिया ये पोएम हमें देना चाहती है। और अभी हम बात करते हैं कि जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजाममेंट। क्या है इंजाममेंट? इंजाममेंट होता क्या है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये बोल रहा है कि सबसे पहले इसमें एक लिटरेरी डिवाइस इंजाममेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम, ये देखिए, इसे हम पढ़ते कैसे हैं, एनजाममेंट। बी का साउंड नहीं है इसमें, एनजाममेंट, एनजाममेंट। तो यह इसका साउंड तो हो गया। ये एक पोएटिक डिवाइस है जहां पर जो सेंटेंस है, जहां पर जो सेंटेंस है या फिर कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज है, वो अपने विचारों को समाप्त नहीं करता। जैसे ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब हम क्या करेंगे, कवि ने अपना विचार लिखा यहाँ पर, ये उसके विचार चल रहे हैं, विचार समाप्त नहीं हुए, और बिना यहाँ पर कॉमा लगाए या सेमीकोलन लगाए, बिना कुछ हाइफन लगाए, उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, इन विचारों को दूसरी लाइन में फिर लेकर आ गया, दूसरी लाइन में फिर लेकर आ गया। यानी कि पहली लाइन में वो पूरा समाप्त नहीं हुआ। जब वो थॉट जो है पहली लाइन में समाप्त नहीं होते हैं, दूसरी लाइन में आकर समाप्त होते हैं या तीसरी में आकर समाप्त होते हैं, कई बार तो पैराग्राफ स्टांजास बदल जाते हैं तब भी समाप्त नहीं होते,
ऐसे समय पर हम उसे बोलते हैं इंजार्बमेंट। तो ये बोल रहा है इट इज अ पोएटिक डिवाइस वेयर अ सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज कंटिन्यूज अक्रॉस अ लाइन, ब्रेक, स्टांजा और कपलेट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन। तो इस पोएट्री के अंदर, इस सोनेट 30 में कौन सी लाइन में हमें इंजार्बमेंट मिलता है? तो ये जो है देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी आपने देखा होगा कि when to the sessions of sweet silent thought I summon up the remembrance of things past। तो इसका जो विचार है वो यहां से शुरू हुआ, यहां पर समाप्त नहीं हुआ, दूसरी लाइन में आकर खत्म हुआ। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस वाले में यदि हमसे कोई पूछे कि कौन सा लिटरेरी टर्म इसमें इस्तेमाल हो, तो सबसे पहले तो इंजार्बमेंट बोलना। दूसरा भी हुआ है लेकिन पहले हम इंजार्बमेंट की बात करते हैं। अब यही चीज हमें बोले कि और कौन सी लिटरेरी डिवाइस इसमें इस्तेमाल है, तो देखिए यहां पर एलिट्रेशन भी इस्तेमाल होता है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट रिपीट्स द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जब भी कोई लाइन आप लिखते हो उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनका रिपीटिशन यदि आता है उसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। यानी कि यहां पर देखिए एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे स्वीट साइलेंट थॉट। तो सेशन स्वीट साइलेंट, तो स साउंड का यहां पर आया होगा, अभी देखते हैं अपन। देखिए एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है तो हमने समझ लिया। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि ये किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को अपने अपने यहां पर हमने देखा, ये देखिए समन अप, यहां पर सेशन स्वीट साइलेंट, तो आपने देखा कि सेशंस, एक तो ये लिखा हुआ तो एस साउंड यहां पर आया, फिर स्वीट का साउंड वापस से रिपीट हुआ और फिर साइलेंट का साउंड जो है वापस से रिपीट हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। और एलिट्रेशन पहली लाइन में है सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, तो रिपीटेशन ऑफ साउंड कौन सा है? एस का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन कौन सी लाइन में? पहली लाइन में। क्या दूसरी लाइन में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स फास्ट, यहाँ पर फिर से हमने देखा कि किस चीज का यहाँ पर हुआ है, लाइन 2 के अंदर भी समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स साइलेंट पास्ट। एक सेकंड। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि कौन से साउंड का रिपीटेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे म का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी म का इस्तेमाल हुआ है। तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर भी इस सेकंड लाइन में भी आप देखोगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो क्या हम पता कर सकते हैं एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, म और म, यहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात चल रही है। तीसरी लाइन में आप देखोगे तो साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, तो और ये साउंड जो एस का जो साउंड है वो आप देख सकते हो कि ये रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ऐसे तो ढूंढना है हमें लिटरेरी डिवाइसेस, ढूंढना कैसे, यही तरीका है। और यहाँ पे वोज वेस्ट, देखिए WW, ये वाला जो साउंड आपको दिख रहा है वो ये भी रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए डेट्स डेटलेस, तो ड और ड ये भी रिपीट हुआ है, तो इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लव्स लॉन्ग, लाइन नंबर 7 जब आप देखोगे उसमें भी हम देख सकते हैं एलिट्रेशन का यूज हुआ है। कई बार हमसे पूछा जाए तो भाई हम आंसर दे कैसे। फिर यहाँ पे ग्रीव ग्रीवेंसेस, तो ग और ये देखिए, तो ये जो साउंड्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, कौन से? कॉन्सोनेंट साउंड्स को। तो एलिट्रेशन का भी यूज यहाँ पर हुआ है। अब देखते हैं मेटाफर का भी क्या इसमें यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन मेटाफर होता क्या है? ठीक है साहब, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है, बट व्हाट इज अ मेटाफर? तो मेटाफर की यदि हम बात करें, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज द अनदर। ये बताते हुए कि दूसरी चीज पहली चीज है, और वो बिना लाइक और एज के। तो क्या यहाँ पर हुआ है? पहली लाइन और 1 और 2 में इस्तेमाल हुआ है, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। अब जो है, और दूसरी लाइन में क्या है? समन अप रिमेम्बरेंस। इसको मेटाफर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया है कि जो हमारी एक्ट ऑफ थिंकिंग है, जो हमारे विचार हैं, जो एक्ट ऑफ थिंकिंग है, जिस तरीके से हमने सोचा है, उसे हमने किससे कंपेयर किया है? उसे आपने कंपेयर किया कोर्ट सेशन से। और लीगल तरीके से प्रोसीडिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए सेशंस तो कोर्ट में होता है, सेशंस कहाँ होता है? सत्र कहाँ चलते हैं? कोर्ट में सुनवाई चलती है।
लेकिन यहाँ पर विचार तो दिमाग में चल रहे हैं, तो इसको कोर्ट में ले जाने की जरूरत कहाँ आ गई? तो इसको मेटाफर बना दिया हमने। दूसरी चीज के अंदर किसी को जब समन करते हैं तो बुलावा देता है कौन? देता है, कोर्ट तो भेजता है। लेकिन यहाँ पर ये किससे भेज रहा है? अपने विचारों को याद कर रहा है, तो ये किसी को बुलावा थोड़ा ना भेज रहा है, ये तो उस भाषा में लिखा है। तो इसने क्या किया? कंपेयर किया, ये बताते हुए कि इसका जो दिमाग है वो कोर्ट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फिर कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लाइन नंबर 5 के अंदर, लाइन नंबर 5 में भी यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। ड्राउन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। यार आंख को डुबाएंगे क्या हम? आंख को डुबाएंगे, तो यहां पर इसने किससे कंपेयर किया है? इसको इसने आंखों से ऐसे कंपेयर किया है कि भाई कोई वेसल जो है, कोई क्या बोलते हैं, ड्राम जो है वो भरा हुआ है पानी से। कोई ड्राम जो है वो भरा हुआ, अनयूज्ड टू फ्लो, यानी कि इतना बह गया है कि वो कभी बहा नहीं था लेकिन अभी बहुत ज्यादा बह रहा है, कि ड्राम ही भर गया है। तो इसने आंखों को किससे कंपेयर कर लिया? भरे हुए ड्राम से कंपेयर कर लिया। इसका मतलब यहां पर मेटाफर 5वीं लाइन में। 6वीं लाइन में डेथ्स डेटलेस नाइट। डेटलेस क्या होता है? अनंत होता है, जो कभी समाप्ति नहीं होता है। मृत्यु की अनंत रात, मृत्यु की अनंत रात। यहां पर डेथ को कैसे किया है? जो अनंत है, परपेचुअल है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अनएंडिंग नाइट, ऐसी रात, उसको रात बता दिया है, मृत्यु को रात बता दिया है। तो उसको मेटाफर हमने बताया कि मेटाफर क्या होता है? जो चीज है नहीं उसको वो चीज बना देना, उसे मेटाफर कहा जाता है। लाइन नंबर 8 की यदि आप बात करोगे तो यहां पर देखिए, एक्सपेंस ऑफ मैनी अ वैनिश्ड साइट यूजेस फाइनेंशियल मेटाफर टू रिप्रेजेंट द इमोशनल कॉस्ट ऑफ लॉस्ट मेमोरीज। यार आप जो आपके जो विचार हैं उनको आपने खर्च कर दिया, विचारों को आपने खर्च कर दिया। खर्च तो हम करते ही नहीं है, खर्च किसको करते हैं? पैसे को करते हैं। तो यहां पर मेटाफर का यूज हुआ है लाइन नंबर 8 के अंदर भी। कहां हुआ है? एक्सपेंसेस ऑफ मैनी अ वेनिस्ड साइट, यहां पर। फिर आप देखोगे 13 एंड 14 में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। किसका? मेटाफर का। लाइन नंबर 13 एंड 14, ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड एक्ट्स एज फाइनल कॉन्ट्रास्टिंग मेटाफर। विपरीत मेटाफर दिखाई दे रहा है। वेयर द फ्रेंड इज सीन एज सोर्स ऑफ इमोशनल रिटर्न। यहां पर दोस्त को बताया गया है कि वो पैसों का रिटर्न नहीं दे रहा है, वो इमोशंस का रिटर्न दे रहा है। जो भाई रिटर्न किस चीज का मिलता है? पैसों का मिलता है, पर यहाँ पर दोस्त किसका रिटर्न दे रहा है? इमोशंस का दे रहा है। तो यहाँ पर मेटाफर का हमने देखा, इसमें भी। अब इसके अलावा क्या और भी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पैराडॉक्स का यूज हुआ है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच शोइंग अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ ऑपोजिट, इलॉजिकल और एब्सर्ड। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो स्टेटमेंट को ऐसा बताता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखाता कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है। दिखाएगा उल्टा, होगा सीधा, दिखाएगा सीधा, होगा उल्टा, उसे पैराडॉक्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, डेटलेस नाइट, डेटलेस नाइट को दिखा रखा है। यहां पर पैराडॉक्स कहां इस्तेमाल हुआ है? डेटलेस नाइट के अंदर। लाइन नंबर 6 में देखिए, डेटलेस नाइट क्या दिखा रहा है? और लॉस एज नाइट विदाउट अ फिक्स्ड डेट। क्या दिखा रहा है? नाइट को दिखा रहा है बिना फिक्स्ड डेट के, बिना अंत के। अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। दिख कुछ हो रहा है, हो कुछ हो रहा है। वैनिश्ड साइट। अब वैनिश का मतलब तो हम सभी जानते हैं, गायब हो जाना, और साइट का मतलब देखना। तो दो चीज दिखा रहा है। एक में तो दिखा रहा है पॉजिटिव, दूसरे में दिखा रहा है नेगेटिव। एक में दिखा रहा है पॉजिटिव, एक में दिखा रहा है नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिखने में बिल्कुल ऑपोजिट, पहले पॉजिटिव दिखाएगा फिर नेगेटिव, या पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा दिखाता है। उसे कहा जाता है पैराडॉक्स। अ पैराडॉक्स वेयर समथिंग दैट हैज डिसअपीयर्ड, वैनिश्ड, इज स्टिल द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंस। वो अभी भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंस बना हुआ है। एक्टिव विविंग ग्रीफ, यानी कि जिसको दुख को देखा जा सकता है, जबकि दिखना नहीं चाहिए पर वो दिख रहा है। ऐसे ही द फाइनल कपलेट की यदि हम बात करें, यहां पर पैराडॉक्स का ये यूज हुआ है कि बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड। लाइंस 13 and 14 क्रिएट्स अ फाइनल इमोशनल पैराडॉक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनल पैराडॉक्स इमोशन की बात यदि हम करें, इमोशनल पैराडॉक्स की, तो ये बोल रहा है कि रिमेंबरिंग लॉस्ट थिंग्स कॉजेस पेन। यदि हम जो चीज बीत गई है, यदि हम हमारे
दुख को याद करते हैं तो बहुत दर्द होता है। लेकिन यहीं पर देखिए, जैसे आपने पहले आप पुरानी चीजों को याद कर रहे थे तो दुख हो रहा था, लेकिन पुराना दोस्त को आपने याद किया तो क्या मिला आपको? पुराने दोस्त को याद किया तो क्या मिला? आपके जो दुख थे वो दूर चले गए, आपको तो शांति मिली, आपको तो खुशी मिली। ठीक है, सारा का सारा दुख आपका खत्म कर दिया। जबकि आपने कहा है कि जब मैं पुराने दुखों को याद करता हूं तो और दुखी हो जाता हूं। जैसे लेकिन आप पुराने दोस्त को याद करते हो तो आप वापस खुशी हो जाते हो, आपको सुख मिल जाता है। तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज हुआ है। ऐसे ही एक वोल्टा का भी यूज हुआ है, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। वोल्टा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो चल रही है वो हार्श चल रही है, एक सीक्वेंस चल रही है, एक चीज हम दुख में जा रहे हैं और अचानक से सुख में परिवर्तित हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्न। भाई आप जा रहे हो उत्तर दिशा में, आप उत्तर की तरफ जाते जाते आपने क्या किया, आपने साउथ की तरफ चालू कर दिया, आप दक्षिण की तरफ घूम गए, तो पूरा का पूरा टर्न ले लिया। उसे वोल्टा कहा जाता है। सोनेट्स में आता है, सोनेट्स में वोल्टा आता है। शेक्सपियरियन सोनेट्स के अंदर कहाँ कहाँ वोल्टा, कई बार लाइन नंबर 9 में भी वोल्टा मिलेगा आपको देखने को, कई बार लाइन नंबर 9 में भी वोल्टा मिलेगा, और कई बार लाइन नंबर 13 में भी आपको वोल्टा मिलेगा, 14 में भी आपको वोल्टा मिलेगा। तो यहाँ पर वोल्टा जो मिल रहा है 13, सॉरी, लाइन नंबर 13 में भी आपको वोल्टा मिलेगा, सॉरी, लाइन नंबर 13 में भी आपको वोल्टा मिलेगा। किसमें? शेक्सपियरियन वाली सोनेट्स की बात चल रही है। तो ये छोटी सी है, इसको ज्यादा डीपली ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ये सारी चीजें देख ली है, इतना सा आपने यदि समझ लिया, तो आगे समझने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, जय हिंद।